नमस्कार, खबर पर नजर के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। इस कार्यक्रम में हम दिन भर की बड़ी खबरों पर बात करते हैं, ऐसी खबरें जिन्होंने दिन भर बटोरी हैं सुर्खियां और जिन खबरों के बारे में जानने समझने को लेकर आप लोगों के मन में जिज्ञासा होती है। तो ऐसी ही खबरों का विश्लेषण करेंगे अपने संवाददाताओं के जरिए जिन्होंने इन खबरों को दिन भर फॉलो किया है। बात करेंगे टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े ठिकानों पर देश भर में एक बार फिर से जो छापेमारी हुई है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कांग्रेस में मचे घमासान को लेकर। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में सत्ता पाने को लेकर उठापटक जारी है, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें उसने शिवसेना के दो गुटों के बीच पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही चर्चा करेंगे हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं से दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ अमर्यादित पोस्ट हटाने, भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बयानबाजी करने पर रोक लगाई है। क्या है इस खबर के मायने, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस में मचे घमासान को लेकर के। तो राजस्थान में चल रहे राजनीतिक गतिरोध पर कांग्रेस आलाकमान बेहद नाराज है। विधायक दल की बैठक रद्द होने के बाद से प्रदेश में सियासी हलचल और तेज हो गई है। वहीं पर्यवेक्षक के तौर पर जयपुर आए अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा अपनी रिपोर्ट आज दोपहर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपने की बात कही गई थी। राजस्थान में साल 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। उसके बाद साल 2020 में भी पायलट और गहलोत की खींचतान में राज्य सरकार में अस्थिरता का माहौल बना था और आज भी वही स्थिति दिख रही है। वहीं भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस की उठापटक पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि क्या भारत जोड़ो में मनोरंजन कम है कि राजस्थान में भी शुरू हो गया। और राजस्थान में जारी राजनीतिक सरगर्मियों के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलवार को दिल्ली पहुंच गए। पायलट के करीबी सूत्रों ने कहा है कि पायलट निजी काम से दिल्ली आए हैं और इसका मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम से कुछ भी लेना देना नहीं है। वे दोपहर में नियमित उड़ान से दिल्ली पहुंचे थे। इस बीच पायलट ने मीडिया के एक वर्ग में आई उन खबरों का खंडन किया कि उनकी मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर पार्टी आलाकमान से कोई बात हुई है। पायलट ने ट्वीट कर इस खबर को असत्य बताया है। आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक रविवार रात मुख्यमंत्री आवास पर होनी थी, लेकिन गहलोत के वफादार कई विधायक बैठक में नहीं आए। उन्होंने संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल के बंगले पर बैठक की और फिर वहां से वे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मिलने चले गए थे। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने एआईसीसी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर 30 सितंबर को नामांकन दाखिल करेंगे। पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने मंगलवार को कहा कि शशि थरूर के एक प्रतिनिधि ने उनके कार्यालय को सूचित किया है कि वो 30 सितंबर को सुबह 11 बजे अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। मिस्त्री ने आगे कहा कि हमने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के संबंध में अब तक किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी है। तय कार्यक्रम के अनुसार चुनाव होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में शशि थरूर को कौन टक्कर दे सकता है, इस पर सस्पेंस के बीच पवन बंसल द्वारा भी नामांकन फॉर्म लिया गया है। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा है कि आईसीसी के कोषाध्यक्ष पवन कुमार बंसल ने नामांकन लिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यह किसी और के लिए हो सकता है। हालांकि अशोक गहलोत ये चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर मिस्त्री ने अभी कोई जानकारी देने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है इसके बारे में अभी कोई जानकारी है नहीं। पार्टी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 सितंबर से 30 सितंबर को होगी। नामांकन पत्रों की जांच की तिथि 1 अक्टूबर है, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है। उम्मीदवारों की अंतिम सूची 8 अक्टूबर को शाम 5 बजे जारी की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो मतदान 17 अक्टूबर को होगा। मतों की गिनती 19 अक्टूबर को होगी और उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर घमासान कांग्रेस पार्टी में मचा हुआ है, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक। हमारे संवाददाता कुमार आलोक इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार आलोक, जिस तरह से जो फोकस था वो राजस्थान से अब लगातार दिल्ली में भी शिफ्ट हो रहा है। यहाँ लगातार ये बताया जा रहा है कि भाई जो
कई सारे गुट हैं जो एक तरह से इसमें काम कर रहे हैं, और इस बीच में खबर ये भी आ रही है कि सचिन पायलट दिल्ली में हैं। हालांकि उन्होंने खंडन किया कि इससे, इस दौरे से हमारा आला कमान से मिलने का कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत सारी खबरें इस बीच में आ रही हैं। क्या कुछ करवट बैठ रहा है ऊंट कांग्रेस में? देखिए निखिल, बात तो वहां से शुरू होती है जब कांग्रेस के दो आलाकमान के द्वारा जो प्रेक्षक वहां पर जाते हैं, ऑब्जर्वर वहां पर जाते हैं, खड़गे अजय माकन वहां जाते हैं, और अजय माकन जाने के बाद उन्होंने कहा कि सीएलपी की बैठक को बुलाने की कोशिश करते हैं। इस बीच जो विरोधी धड़ा था, यानी कि गहलोत का जो धड़ा था, उन लोगों ने अलग से मीटिंग बुला ली, जो जैसा कि कह रहे हैं अजय माकन भी कि ये पार्टी के संविधान का, पार्टी के अनुशासन का घोर उल्लंघन था, और एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की गई कि सचिन पायलट ने जिस तरीके से कांग्रेस के साथ किया था 2020 में, तो हम तो गहलोत के साथ खड़े हैं, और तो गहलोत को तब तक मुख्यमंत्री पद पर रहने दिया जाए जब तक कि वो अध्यक्ष का चुनाव न जीत ले या अध्यक्ष हो न जाए। तो अब जब एक तरह से गांधी परिवार के सबसे विश्वस्त नेता कहे जाने वाले अशोक गहलोत को गांधी परिवार से ये हरी झंडी दी गई कि आप कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े। चुनाव लड़ना क्या था, एक तरह से उनके नाम पर सहमति बन गई थी या बनने वाली थी। लेकिन इसी बीच जो राजस्थान का जो प्रकरण हुआ है, उसमें सबसे बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। ये अशोक गहलोत जैसा उनका एक विश्वसनीय आदमी, एक जो उनका लॉयल रहे हैं, वो एक तरह से राजस्थान की घटना से विद्रोही तेवर में आ गए हैं। और अब तभी आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन के लिए शशि थरूर आगे आए हैं, पवन बंसल आगे आए हैं। एक तरफ से कहा जा रहा है कि अंबिका सोनी भी उम्मीदवार हो सकती हैं, इसके अलावे अन्य दिग्विजय सिंह भी उम्मीदवार हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक कुहापोह की स्थिति अभी कांग्रेस में है। और सचिन पायलट वहां से जब चले हैं जयपुर से, तो पत्रकारों ने बार बार उनसे यही पूछा कि क्या हो रहा है राजस्थान की राजनीति पर, आप क्या कहेंगे। लेकिन उन्होंने एक शब्द भी पत्रकारों के साथ नहीं बोला, और वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं, और गाड़ी में बैठ करके दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से होगी। हालांकि आलाकमान जो कांग्रेस का है, उन्होंने विरोधियों को सवेरे से काफी कड़ा उनका एक्शन रहा, आलाकमान का एक्शन रहा। तो अब कुछ हद तक अगर अभी भी जो उनके खास मंत्री हैं, अशोक गहलोत के जो खास मंत्री हैं, उनका मानना है कि वो अशोक गहलोत के स्टैंड के साथ हैं। लेकिन जो सचिन पायलट के समर्थक जो विधायक है या उसके जो समर्थक मंत्री हैं, खुलकर अशोक गहलोत खेमे का विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा कि के लिए बहुत गहरी कील होगी कि किस तरीके से इन दोनों नेताओं में सुलह किया जाए, जिसके आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। और कल का जो दिन होगा वो इस सियासी जो ड्रामा एक तरह से वहां पर चल रहा है राजस्थान में, उसके पट्टाक्षेप होने की उम्मीद कल भी नहीं हो रही, कल भी नहीं दिखाई दे रही। जी, शशि थरूर कह रहे हैं कि वो उन्होंने नामांकन दाखिल करने की तिथि बता दी है। पवन बंसल ने भी एक फॉर्म लिया है, उसके साथ ही साथ सचिन पायलट दिल्ली में है। क्या कुछ रुख जो है वो जो केंद्रीय नेतृत्व है, सोनिया गांधी परिवार का क्या कुछ रुख है, क्या कुछ वो कर रहा है? देखिए, शशि थरूर को आप जानते होंगे। शशि थरूर भी G23 के सदस्य थे। उन्होंने भी गांधी परिवार के नेतृत्व पे और कांग्रेस के आलाकमान के जो कार्यशैली थी उस पर वो आवाज उठा चुके हैं। तो कांग्रेस का जो ऊपरी जो शीर्ष नेतृत्व है, वो कभी नहीं चाहेगा कि शशि थरूर कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए लड़े और जीते। हाँ, यह दिखलाने की कोशिश हो सकती है कि जैसे कि पहले था कि अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का उनका पूरा समर्थन है। और उस स्थिति में यह दिखलाने की कोशिश की जा रही थी कि शशि थरूर को हम जब मैदान में लाएंगे, तो हालांकि कांग्रेस के सारे जो डेलीगेट होंगे उनको कहा जाएगा कि आप अशोक गहलोत को ही वोट करें। लेकिन ये दिखाने की जा रही थी कांग्रेस के खेमे की ओर से कि दुनिया को ये नहीं पता चले कि एक आदमी गांधी परिवार की सहमति से खड़ा हुआ और वो निर्विरोध जीत गया। तो अब जब स्थितियां बदली हैं, तो अब देखना होगा कांग्रेस नेतृत्व को कि किस तरीके से गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो गृहयुद्ध चल रहा है, जो आर पार की लड़ाई चल रही है, उस पर कैसे नियंत्रण पाती है। जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती है कि कैसे ये जो पूरा घमासान मचा हुआ है इसको दुरुस्त करें, और जो नियंत्रण है जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए कुमार आलोक। और बात जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उस पर एक हफ्ते के भीतर लगातार फिर से छापेमारी की गई है। देश भर के कई राज्यों में आज पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की जा रही है। आतंकी फंडिंग पर शिकंजा कसने के लिए केंद्र की विभिन्न एजेंसियों और राज्यों के सुरक्षा एजेंसी मिलाकर 8 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। केंद्रीय एजेंसियों से मिले इनपुट के मुताबिक उसके आधार पर
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, कर्नाटक, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कुल 8 राज्यों में स्टेट पुलिस छापेमारी कर रही है। एनआईए उसमें शामिल है। आज तड़के सुबह छापेमारी के दौरान देश भर में पीएफआई के 160 से ज्यादा वर्कर्स को हिरासत में लिया गया। दिल्ली के शाहीन बाग, निजामुद्दीन सहित कई जगहों पर पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई। केंद्रीय एजेंसी और दिल्ली पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में अलग अलग जगहों से पीएफआई से जुड़े 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली में कुछ जगहों पर सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 भी लागू की गई है। और असम में पीएफआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। असम में कई जगहों पर पीएफआई के 25 कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। असम पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कामरूप ग्रामीण से 5, गोलपाड़ा से 10, करीमगंज से 1, उदलगुड़ी से 1, दरंग से 1, धुबरी से 3 और बरपेटा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि पीएफआई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस अभियान को और तेज किया जाएगा। Picked up 24 PFI people, but this operation will be intensified. तो दिस ऑपरेशन विल बी इंटेंसिफाइड। कांग्रेस जो है बिस्व शर्मा जो इस वक्त मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि यह कार्रवाई और तेज की जाएगी। कर्नाटक में भी पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े संस्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। बेंगलुरु शहर में की पुलिस ने पीएफआई के कई सदस्यों को एहतियातन हिरासत में लिया है। बेंगलुरु सिटी के पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने बताया कि पीएफआई से जुड़े लोगों के खिलाफ धारा 107 और 151 सीआरपीसी की धारा के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि राज्य पुलिस ने 8 जिलों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 21 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों इंदौर और उज्जैन से जिन 4 संदिग्धों को पकड़ा गया था, उन्हीं से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की गई है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि पीएफआई पाकिस्तान के आईएसआई से निर्देश पर काम करता है, जो देश भर के लिए खतरा है। पीएफआई की गतिविधियां इतनी दिनों से चल रही हैं, उससे एक बात बहुत साफ उभर कर दिखाई पड़ती है कि पीएफआई आईएसआई की प्रॉक्सी और अलकायदा की परछाई जैसी काम है जो काम कर रही है, और देश के सौहार्द को, देश की एकता को किस तरह से छिन्न भिन्न करे, किस तरह से उसको सांप्रदायिक साजिशों के सहारे उसको ध्वस्त करे, इसकी कोशिशों में लगे रहे। और बीते गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नेतृत्व में कई एजेंसियों ने 15 राज्यों में 96 जगहों पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। यानी कि 22 सितंबर को यह छापेमारी हुई थी और इस दौरान भी 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। तो कुल मिलाकर दूसरी बार यह कार्रवाई हो रही है। मैसिव क्रैकडाउन जो है एनआईए का वो जारी है पीएफआई के खिलाफ। और हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस पूरी खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, सबसे पहले तो ताजा अपडेट बताइए, क्या ये कार्रवाई अभी भी जारी है? क्या जो छापेमारी है, जो अभियान चल रहा है, वो अभी भी जारी है? देखिए निखिल, छापेमारी की जो कार्रवाई है वो अभी रुक गई है, क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के करीब निखिल शुरू हुई थी। और राज्य पुलिस, केंद्रीय जो हमारी एजेंसी है, जांच एजेंसी एनआईए, उसके इनपुट के आधार पर पूरे देश भर में जो 8 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा इनके पीएफआई के सक्रिय होने की खबरें थी, तो वहीं पर यह छापेमारी की कार्रवाई हुई है। तो अब छापेमारी की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। तमाम जो सबूत हैं वो बरामद किए हैं। हमारी तमाम राज्यों की पुलिस है, उनके आला अधिकारियों से बात हुई है। आपने सुना भी होगा, तमाम मुख्यमंत्री भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि तमाम जानकारियां हमारे पास थी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उन जानकारियों को साझा किया था, उसी के आधार पर यह छापेमारी की कार्रवाई हुई है। आपको बता दूं कि सबसे बड़ी छापेमारी की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश में 57 से ज्यादा जो लोग हैं उनको हिरासत में लिया है। 21 जिलों में जो एसटीएफ है और इसके अलावा लोकल पुलिस है, उसने कार्रवाई की है। दूसरे नंबर पर मैं कर्नाटक को दूंगा। कर्नाटक में भी एक तरह से पैन कर्नाटक कार्रवाई हुई है। कई सारे जिलों में कर्नाटक पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है, चाहे बेंगलुरु का ग्रामीण इलाका हो, मैंगलोर हो, हुबली हो, चामराजनगर हो, इन सभी जगहों से बड़ी मात्रा में या कह सकते हैं कि सामग्रियां बरामद हुई हैं, खासतौर से पीएफआई जो जिस तरह की एक्टिविटीज रहती है, और इसके साथ साथ ही बड़ी संख्या में पीएफआई के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको गिरफ्तार किया है।
एक जानकारी काफी हैरान करने वाली है कि जिस तरीके से पीएफआई काम कर रहा था उसमें कई सारी जानकारियां निकलकर इस तरीके की आई हैं कि जो तमाम वीवीआईपी भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा आरएसएस के जो जुड़े जो लोग हैं, जो अलग अलग जगह यात्रा करते, रैलियां करते, उन सभी की एक तरह से रैकी की जा रही थी। इसके अलावा अयोध्या से भी एक इनपुट है, वो भी हैरान करने वाला आया है, क्योंकि वहां से भी 2 लोगों को हिरासत में लिया है जो पीएफआई से जुड़े हुए थे। उनके पास भी इस तरह की जानकारी सामने निकल कर आई है कि वो आरएसएस से जुड़े कुछ लोग और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जो रैलियां हो रही थी उनको ट्रैक कर रहे थे। उसको लेकर उनके पास कई सारे जो दस्तावेज हैं वो बरामद हुए। टेरर फंडिंग की बात स्पष्ट हो गई है, क्योंकि ईडी ने एनआईए के साथ मिलकर जब रेड करी थी तो ये स्पष्ट कर दिया था कि तुर्की और खाड़ी देशों से इनके पास पैसा आ रहा था और उस पैसे का प्रयोग ये टेरर फंडिंग का जो प्रयोग देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कर रहे थे। आपने देखा भी होगा जब एनआईए की कार्रवाई हुई थी तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो पीएफआई से जुड़े संगठन के लोग हैं उन्होंने लगाया। भारत में रह रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कार्रवाई की तो केरल में कितने बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाई, यहाँ तक कि जो केरल की सरकार है और केरल की जो रोडवेज है उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है इनसे पैसा वसूल करने के लिए। करोड़ों रुपए की संपत्तियों का इन्होंने नुकसान कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये पैन इंडिया में अपने संगठन को फैला रहे थे, अपनी जड़ों को इतना मजबूत कर रहे थे कि आने वाले समय में ये देश के अंदर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां फैला सकें। यही कारण है कि इनके खिलाफ पैन इंडिया कार्रवाई की है और अभी भी आने वाले समय में ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि और भी जो दस्तावेज आज की कार्रवाई में मिले हैं उन दस्तावेजों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के साथ स्थानीय पुलिस और राज्य सरकार की पुलिस है वो वेरीफाई करेगी और उसके बाद अगली कार्रवाई शुरू होगी। निश्चित तौर पर जिस तरह से मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आईएसआई की प्रॉक्सी और अलकायदा की परछाई है पीएफआई, तो उस पर कार्रवाई होनी तय है और कार्रवाई लगातार हो रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, आपने विस्तार से इसके विषय में जानकारी दी। और अब खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से है, लेकिन उसके सियासी मायने भी हैं, उसमें उसके गुणागणित भी हैं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। उद्धव ठाकरे गुट की मांग थी कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसले से पहले चुनाव आयोग पार्टी सिंबल पर सुनवाई न करे। एससी की संविधान पीठ यानी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पार्टी के चुनाव चिन्ह तय करने को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर लगी रोक हटा दी। उद्धव ठाकरे कैंप ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक की मांग की थी, लेकिन संविधान पीठ ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर रोक से इनकार कर दिया। शिंदे ग्रुप ने चुनाव आयोग के सामने असल शिवसेना होने का दावा किया है। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता विकास सारथी इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो विकास, कितनी राहत के तौर पर आप देख रहे हैं इसको शिंदे गुट के लिए, या कितनी मुश्किल है ये उद्धव ठाकरे गुट के लिए जो ये फैसला आया है कि इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई कर सकेगा? जी निखिल, आप कह सकते हैं कि ये झटका है उद्धव ठाकरे गुट के लिए, क्योंकि वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे थे कि चुनाव आयोग में जो कार्रवाई चल रही है उस पर फिलहाल एक स्टेटस को रहे, उस पर किसी तरह से चुनाव आयोग आगे कार्रवाई ना करे। जहां तक इस पूरे मुद्दे की बात करें तो ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था पहले, तब तत्कालीन चीफ जस्टिस ने 23 अगस्त को ये पूरा मामला संविधान पीठ को सौंपा था। उसमें उन्होंने कई बिंदु तय किए हैं, जिसमें जो सबसे ज़रूरी और मुख्य मुद्दा है वो अयोग्यता का मामला है। लेकिन इसमें एक आईए भी लगी थी जिसमें सीधे सीधे ये मांग की गई थी कि जब तक मुख्य मुद्दे पर यानी अयोग्यता के मसले पर कोई नतीजा किसी नतीजे पर सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच जाता, तब तक चुनाव आयोग की कार्रवाई को रोका जाए। आज यहाँ पर जो लंबी बहस हुई इसमें सभी पक्षों ने अपनी बात रखी। जहाँ तक चुनाव आयोग की हम बात करें, क्योंकि सबसे अहम यहाँ पर जो भी सबमिशन थे वो चुनाव आयोग के थे, क्योंकि ना तो वो उस शिंदे गुट की तरफ से उनको कोई अपनी बात कहनी थी, ना ही ठाकरे गुट की तरफ से। आयोग ने जो ये दलील यहाँ पर दी थी आज, वो ये दी थी कि जो भी यहाँ पर आयोग के सामने जो कार्रवाई है उसका अयोग्यता से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए चुनाव आयोग की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ना रोके। यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर ये आयोग की तरफ से ये बात कही गई थी कि जो फ्लोर के भीतर यानी असेंबली में जो भी घटनाएं होती हैं वो एक छोटा हिस्सा है पूरी राजनीतिक पार्टी का। तो ऐसे में
पार्टी पर दावेदारी को लेकर के जो दोनों पक्षों की लड़ाई है वो अपनी जगह है, और अयोग्यता का जो मामला है वो सदन के भीतर का है। तो इन दोनों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए किसी को, और आयोग के सामने जो कार्रवाई है वहाँ पर दोनों पक्षों में से जिसकी दलीलों में दम होगा या जिसके साथ ज़्यादा लोग होंगे दल के, उसके फेवर में जो भी नतीजा होगा वो होगा। लेकिन फिलहाल कम से कम सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग की कार्रवाई को नहीं रोकना चाहिए। ये एक पूरी तरह से एक ऐसी संस्था है जो नियमों के और जो भी उसका ऑर्डर्स हैं इसको लेकर के, सिंबल्स को लेकर के जो नियम है 1968 के, उनके तहत कार्रवाई कर रही है। ऐसे में कार्रवाई को रोकना भी एक, इसको हम कहते हैं कि बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। जो एक निष्पक्ष कार्रवाई चुनाव आयोग की चलती है उसमें किसी तरह का दखल अंदाजी यहाँ पर हो, तो कोर्ट ने भी माना कि फिलहाल जो कार्रवाई चल रही है आयोग के भीतर उसका योग्यता से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए फिलहाल वो कार्रवाई अपनी गति से चलती रहेगी आगे। जी, तो अभी क्या जो कार्रवाई है इलेक्शन कमीशन में वो क्या होनी है, किस तरह की अपील्स है वहाँ पर, और क्या कार्रवाई अभी तक हुई थी जिस पर रोक लगा दी गई थी यहाँ पर जो निखिल, यहाँ पर शिंदे गुट सबसे पहले यहाँ पर चुनाव आयोग पहुँचे थे और उन्होंने ये दलील दी है कि वही असली शिवसेना है और उनको जो पार्टी सिंबल है वो अलॉट होना चाहिए और असली शिवसेना के तौर पर उनको पहचान मिलनी चाहिए। ये दावेदारी यहाँ पर शिंदे गुट की तरफ से है। इसमें एक हियरिंग होती है बाकायदा, जैसे कोर्ट में सुनवाई होती है, बिल्कुल उसी तरह से चुनाव आयोग के सामने एक सुनवाई होगी। इसका कुछ मौक़ों पर सुनवाई हो भी पाई थी, लेकिन फिर एक आदेश ये था कि यथास्थिति फिलहाल बरकरार रखी जाए। कोर्ट ने रोक तो नहीं लगाई थी, लेकिन एक यथास्थिति बरकरार रखने की बात कही थी। तो इसमें दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे, पार्टी का संविधान क्या कहता है उस पर अपनी बातें रखी जाएंगी, और फिर चुनाव आयोग को ये तय करना होगा कि असली शिवसेना पर अब किसका अधिकार है और किसके पास ये पार्टी सिंबल होगा, शिंदे गुट के पास या ठाकरे गुट के पास। जी, निश्चित तौर पर यह देखना भी बेहद दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग में जब कार्रवाई चलती है तो वहाँ पर क्या कुछ होता है। फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि जो इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई है उस पर जो रोक लगी थी उसको जारी रखना मुमकिन नहीं है और उस रोक को उसने हटा दिया है। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हाईकोर्ट से, दिल्ली हाईकोर्ट से एक और खबर है जिस पर हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को रूबरू करा दें पहले इस खबर से कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेताओं से दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ अमर्यादित पोस्ट हटाने, भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बयानबाजी करने पर रोक लगाई। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के इस तरह के ट्वीट्स को भी हटाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया है। कोर्ट ने इससे पहले 22 सितंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आतिशी समेत कई के विरुद्ध दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। एलजी की मानहानि से जुड़े मामले में की गई अपील पर हाईकोर्ट ने आज अंतरिम आदेश दिया है। मानहानि का केस फाइल करने से पहले एलजी विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को नोटिस जारी कर सफाई मांगी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इससे इनकार कर दिया था। दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर नोटबंदी के दौरान 1400 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया था। विकास हमारे साथ बने हुए हैं, इस खबर पर भी बात करेंगे। विकास, इस खबर को आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए थे दरअसल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, और जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने न सिर्फ रोक लगाई बल्कि कहा कि किसी भी तरह से जो मानहानि है वो राज्यपाल की नहीं की जा सकती। जी निखिल, इसमें जो दिल्ली हाई कोर्ट ने आज जिन नेताओं के आप नाम ले रहे थे, ख़ास तौर से काफ़ी आपके नेताओं ने इस तरह के ट्वीट किए, लेकिन मुख्य तौर पर संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और आतिशी को लेकर के यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने जो ट्वीट्स किए थे वो ऑब्जेक्शनेबल हैं, वो अमर्यादित हैं। इसको लेकर के अगर आप, और कोर्ट ने इस बात पर भी एक अपनी नाराज़गी जताई कि उपराज्यपाल ने जब इसको लेकर के एक लीगल नोटिस भेजा था इन लोगों को, तो उसका जवाब तक देना इन्होंने मुनासिब नहीं समझा। इसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट पहुँचा। कोर्ट ने ये पाया है कि प्रारंभिक सुनवाई में जैसा आपने अभी बताया कि एक अंतरिम आदेश है, मानहानि का जो मामला है वो दायर किया गया है। प्रारंभिक तौर पर कोर्ट ने ये पाया कि जो भी आरोप लगाए गए थे ट्वीट्स में, उनको लेकर के आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास कोई साक्ष्य नहीं है। उन्होंने बिना किसी दस्तावेजों के इस तरह के आरोप उपराज्यपाल जैसे पद पर बैठे व्यक्ति पर लगाए हैं। न केवल उन पर लगाए बल्कि उनकी बेटी को लेकर के भी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए इन ट्वीट्स में। तो इसको लेकर के कोई एविडेंस नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है इन लोगों के पास। बावजूद इसके
बहुत सारे नेताओं ने इस तरह के आरोप लगाए थे, जिन पर आज कोर्ट ने ये कहा कि न केवल भविष्य में इस तरह के अनर्गल आरोप ना लगाएं ये लोग, और दूसरी बात ये भी इनसे कही गई कि ये 48 घंटे के भीतर ऐसे सभी विवादास्पद ट्वीट्स जो हैं जिनमें सीधे सीधे एलजी को टारगेट करने की कोशिश की गई है, उनको ये 48 घंटे के भीतर डिलीट करें, वहाँ से हटाएं। और कोर्ट ने इस बात को भी नोट किया है अपने ऑर्डर में कि उपराज्यपाल एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो खुद सोशल मीडिया में जाकर के अपने ऊपर लगाए गए इन आरोपों का खंडन नहीं कर सकते। बावजूद इसके उन पर लगातार इस तरह के हमले किए गए हैं जो ठीक नहीं हैं, और सभी आप पार्टी के नेताओं को इस तरह के ट्वीट्स 48 घंटे के अंदर डिलीट करने होंगे, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। जी, निश्चित तौर पर तो एक तरह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं की एक बार फिर से किरकिरी हुई है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास। दोनों खबरों पर आपने विस्तार से जानकारी दी। तो आम आदमी पार्टी के नेता खासतौर पर अरविंद केजरीवाल इसके पहले भी इस तरह के मामलों में फंस चुके हैं, जब वो नितिन गडकरी और अरुण जेटली से माफ़ी मांगकर उन्होंने कोर्ट में इस तरह से मामलों को सेटलमेंट किया था। जब आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज होता है तो वो माफ़ी मांग लेते हैं, ऐसा पहले भी देखने में आया है। फिलहाल खबर पर नज़र के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।